जरा कल्पना कीजिए कि हमारे देश में ना हाई स्पीड इंटरनेट को एक मौलिक अधिकार बना दिया जाए। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, लेकिन जमीनी हकीकत ये हो कि देश की 64% आबादी के पास अभी तक बिजली ही नहीं पहुंची है। ओ, ये तो बहुत बड़ा विरोधाभास है। मतलब इंटरनेट का क्या ही करेंगे बिना बिजली के। एग्जैक्टली। और द डीप डाइव की हमारी आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय की परतों को खोलने जा रहे हैं ना, उसकी सच्चाई बिल्कुल इसी विरोधाभास जैसी है। बिल्कुल सही कहा आपने। हम बात कर रहे हैं मासिक धर्म स्वच्छता यानी मेंस्ट्रुअल हाइजीन की, और उन सैनिटरी उत्पादों के पीछे के विज्ञान की जो रोज इस्तेमाल होते हैं। और ये टॉपिक आज इतना अहम इसलिए है क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मासिक धर्म स्वच्छता को जीने के अधिकार का हिस्सा बना दिया है। राइट। लेकिन कड़वा सच ये है कि भारत में आज भी मासिक धर्म से गुजरने वाली केवल 36% महिलाएं ही सैनिटरी पैड का इस्तेमाल कर पाती हैं। मतलब बाकी के 64% के पास वो बुनियादी बिजली ही नहीं है। ये सच में एक ऐसा आंकड़ा है जो हमें गहराई से सोचने पे मजबूर कर देता है। और आज के हमारे इस विश्लेषण में जो स्रोत हैं वो बहुत ही विविध हैं। हाँ बिल्कुल। हम सुप्रीम कोर्ट के हालिया ऐतिहासिक फैसलों को देखेंगे, द लैंसेट जैसे प्रमुख मेडिकल जर्नल्स के डेटा पर बात करेंगे, और बाजार में मौजूद जो ब्रांड्स हैं जैसे विस्पर, सोफी, पी सेफ, सैनफे, नुआ और कात्यायनी वेलनेस, इन सब के दावों का हमने एक विस्तृत विश्लेषण किया है। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये जानना नहीं है कि बाजार में क्या बिक रहा है। राइट, वो तो सबको पता है। बल्कि हम इस बात की गहराई में जाएंगे कि आखिर विज्ञान इन उत्पादों के बारे में क्या कहता है। हम सिर्फ क्या इस्तेमाल करना है से आगे बढ़कर क्यों और कैसे इस्तेमाल करना है, इसकी बायोलॉजी क्या है, इस पर बात करेंगे। इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हम आज इस विषय पर इतनी गहराई से बात क्यों कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि देखो, मासिक धर्म अब सिर्फ एक बंद कमरे में फुसफुसा कर की जाने वाली बात तो रही नहीं है। बिल्कुल नहीं। और ना ही ये कोई साधारण स्वास्थ्य सलाह है। हाँ, ये अब इस देश का एक कानूनी अधिकार बन चुका है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो कड़ा निर्देश जारी किया है ना, वो ऐतिहासिक है। बिल्कुल। अदालत ने साफ कर दिया है कि मासिक धर्म स्वच्छता अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 राइट टू लाइफ के तहत एक मौलिक अधिकार है। और जब अदालत अनुच्छेद 21 का हवाला देती है तो इसका सीधा सा मतलब है कि गरिमा के साथ जीना एक बुनियादी अधिकार है। अदालत ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और स्कूलों को, चाहे वो सरकारी हों या प्राइवेट, सबको ये सख्त निर्देश दिया है कि कक्षा 6 से 12 तक की जो किशोरियां हैं उन्हें मुफ्त बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए जाएं। ये बायोडिग्रेडेबल शब्द बहुत अहम है, इस पर हम आगे बात करेंगे। बिल्कुल। और इस फैसले के पीछे का तर्क बहुत ही ठोस है। अदालत ने ये माना है कि बुनियादी सुविधाओं की कमी और ये जो मासिक धर्म से जुड़ा एक सामाजिक कलंक है ना समाज में, जो एक टैबू बना हुआ है, राइट, ये सीधे तौर पर लड़कियों के स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा और निजता पर बहुत भयानक असर डालता है। सुविधाओं की कमी के कारण हर साल लाखों लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं। वाह, ये तो बहुत दुखद है। लेकिन यहीं पर वो मेरा इंटरनेट और बिजली वाला विरोधाभास फिर सामने आता है। कैसे? देखो, अदालत का फैसला तो बहुत शानदार है, एक मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन हकीकत यह है कि 64% आबादी अभी भी पैड्स का इस्तेमाल नहीं कर रही है। राइट, वो 36% वाला आंकड़ा। हाँ, तो जिन 64% तक ये सुरक्षित उत्पाद पहुंच ही नहीं रहे, वो आखिर क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? पुराने कपड़े, राख या पत्तियां? मतलब ये तो सीधा सीधा गंभीर संक्रमण को बुलावा देना है ना। बिल्कुल। और इसीलिए कानून और जमीनी हकीकत के बीच के इस खाई को पाटना बहुत जरूरी है। तो कैसे पाटा जा सकता है इस खाई को? इसे पाटने के लिए सिर्फ उत्पाद बांट देना ही काफी नहीं है। अच्छा। हाँ, बल्कि जागरूकता और शरीर के विज्ञान की सही समझ भी उतनी ही जरूरी है। चूंकि अब उत्पादों तक पहुंच एक अधिकार बन रही है, तो ये समझना भी तो अहम है ना कि लोगों तक पहुंच क्या रहा है। मतलब क्वालिटी क्या है उसकी? एग्जैक्टली। बाजार अब केवल उस पुराने कपड़े बनाम पैड वाली बहस से बहुत आगे निकल चुका है। आज विकल्पों की भरमार है। हाँ, बहुत सारे ऑप्शंस हैं अब तो। और हर विकल्प का शरीर पर एक अलग वैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। तो विकल्पों की बात करें तो एक बड़ी दुविधा सामने आती है। अक्सर लोग पैड्स, टैम्पोन और मेंस्ट्रुअल कप्स के बीच उलझ जाते हैं कि क्या सही है। ये बहुत आम कंफ्यूजन है। अगर हम मेडिकल जर्नल्स और विज्ञान की बात सुने तो इनमें से सबसे सुरक्षित विकल्प कौन सा है? क्योंकि यार, हर ब्रांड के अपने अपने अलग दावे हैं। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है ना, वो ये है कि हर उत्पाद का
योनि यानी वजाइना के माइक्रोबायोम पर अलग-अलग असर होता है। ये माइक्रोबायोम क्या होता है? थोड़ा आसान भाषा में समझाएं। हाँ, देखिए वेजाइनल माइक्रोबायोम को आप शरीर के अंदर एक घने जंगल की तरह सोचिए, अच्छा। जहाँ लैक्टोबैसिलस नाम के अच्छे बैक्टीरिया एक पहरेदार का काम करते हैं। ओके, मतलब गुड बैक्टीरिया। राइट। ये पहरेदार वहाँ का प्राकृतिक जो एक एसिडिक वातावरण होता है उसे बनाए रखते हैं ताकि कोई बाहरी संक्रमण अंदर ना आ सके। ये तो बहुत बढ़िया डिफेंस सिस्टम है शरीर का। सुपर एब्जॉर्बेंट वाले टैम्पॉन के कारण टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम या टीएसएस के कई मामले सामने आए थे। अरे बाप रे, ये टीएसएस असल में काम कैसे करता है? मतलब इसके पीछे का विज्ञान क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल है। टैम्पॉन ना एक स्पंज की तरह काम करते हैं। तो जब कोई बहुत ज्यादा सोखने वाला टैम्पॉन इस्तेमाल करता है तो वो सिर्फ मासिक स्राव को ही नहीं सोखता। अच्छा, और क्या सोखता है? वो योनि की दीवारों की जो प्राकृतिक नमी होती है ना, उससे भी पूरी तरह से सुखा देता है। ओ, मतलब वो गुड बैक्टीरिया वाले माहौल को डिस्टर्ब कर देता है। एग्जैक्टली। और जब उस सूखे हुए टैम्पॉन को बाहर निकाला जाता है तो योनि की नाजुक दीवारों पर बेहद सूक्ष्म खरोचें या दरारें आ जाती हैं। ओह, मतलब अंदर घाव हो जाते हैं। हाँ, जिन्हें माइक्रोटियर्स कहते हैं। अब हमारे शरीर में मौजूद कुछ बैक्टीरिया जैसे स्टेफ वो अपने टॉक्सिन्स यानी जहर छोड़ते हैं। राइट। इन खरोचों के जरिए वो जहर सीधे खून में मिल जाता है और पूरे शरीर में फैल जाता है। इससे ऑर्गन फेलियर तक हो सकता है। क्या बात करें, ऑर्गन फेलियर सिर्फ एक टैम्पॉन की वजह से? हाँ, इसे ही टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कहते हैं। 4000 महिलाओं पर हुए एक फ्रांसीसी सर्वेक्षण से पता चला है कि टैम्पॉन के लंबे इस्तेमाल से वजाइनल ड्राइनेस और माइक्रोबायोम के असंतुलन की समस्या होती है, क्योंकि वो उन लैक्टोबैसिलस पहरेदारों को भी नुकसान पहुंचाता है। तो अगर टैम्पॉन से टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम का इतना गंभीर खतरा है तो पहली नजर में तो यही लगता है कि सैनिटरी पैड्स ही सबसे सुरक्षित विकल्प होंगे। हाँ, लोग अक्सर यही सोचते हैं। क्योंकि वो तो शरीर के बाहर इस्तेमाल होते हैं ना, अंदर तो कुछ जा नहीं रहा। लेकिन जिन पैड्स में बहुत सारा प्लास्टिक और केमिकल्स भरे होते हैं, क्या वो वाकई इतने सुरक्षित हैं? देखिए, सैनिटरी पैड्स टीएसएस के नजरिए से तो सुरक्षित हैं क्योंकि वे आंतरिक वातावरण में कोई सीधा दखल नहीं देते। राइट। लेकिन पारंपरिक प्लास्टिक पैड्स की अपनी अलग गंभीर समस्याएं हैं। जैसे कि जो प्लास्टिक की परत होती है ना, वो हवा को आर पार नहीं जाने देते। इससे वहां एक ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा हो जाता है। हाँ, ग्रीन हाउस इफेक्ट, मतलब पसीना और गर्मी वही रुक जाती है। एग्जैक्टली। पसीना, गर्मी और नमी वहीं कैद होकर रह जाते हैं और इस फंसी हुई गर्मी के कारण बैक्टीरिया बहुत तेजी से पनपते हैं। ओह, तो मतलब बाहर भी संक्रमण का खतरा है? बिल्कुल। लंबे समय तक प्लास्टिक पैड्स का इस्तेमाल करने से बाहरी त्वचा पर भयंकर रैशेज, त्वचा का छिलना और वल्वर डर्मेटाइटिस जैसी सूजन की समस्याएं हो सकती हैं। ये तो काफी परेशान करने वाला है। तो फिर विज्ञान के नजरिए से सबसे सुरक्षित विकल्प है क्या? अगर हम विज्ञान की माने तो सबसे सुरक्षित विकल्प मेंस्ट्रुअल कप है। अच्छा, ये मेंस्ट्रुअल कप कैसे काम करता है और ये सबसे सुरक्षित क्यों है? द लैंसेट की एक विस्तृत समीक्षा और केन्या में हुए एक क्लिनिकल अध्ययन से ये साफ हुआ है कि मेंस्ट्रुअल कप्स विजाइनल माइक्रोबायोम को सबसे कम नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसा क्यों? इसका कारण ये है कि कप मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन का बना होता है और ये तरल पदार्थ को सोखता नहीं है। मतलब ये टैम्पॉन की तरह स्पंज का काम नहीं करता? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ तरल को इकट्ठा करता है। चूंकि ये कुछ सोखता नहीं है, इसलिए योनि की जो प्राकृतिक नमी है और वो जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। अरे वाह। हाँ, वहाँ कोई ड्राइनेस या खरोच नहीं आती। यहाँ मामला सच में बहुत रोचक हो जाता है। कैसे? देखो, अगर मेडिकल रिसर्च और विज्ञान साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि मेंस्ट्रुअल कप शरीर के माइक्रोबायोम के लिए सबसे सुरक्षित है, हाँ बिल्कुल सुरक्षित है, और वो कई सालों तक चलते हैं, तो पर्यावरण के अनुकूल भी हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में कप के बजाय बायोडिग्रेडेबल पैड्स को ही अनिवार्य क्यों किया? क्या अदालत से कोई चूक हुई है यहाँ? नहीं, ये कोई चूक नहीं है। ये दरअसल एक बहुत ही व्यवहारिक फैसला है। व्यवहारिक? वो कैसे? देखिए, व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए जो चीज सबसे अच्छी है, ये जरूरी नहीं कि सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति के रूप में भी वो तुरंत लागू की जा सके। बात तो सही है। मेंस्ट्रुअल कप यकीनन एक बेहतरीन विकल्प है, लेकिन इसके इस्तेमाल के लिए एक बुनियादी ढांचे की जरूरत होती है। मतलब साफ पानी और प्राइवेसी? एग्जैक्टली। कप को हर बार इस्तेमाल से पहले उबलते हुए साफ पानी से स्टेरिलाइज करना पड़ता है। ओह राइट। और उसे खाली करने के लिए साफ पानी और पूरी निजता चाहिए होती है।
हमारे देश के कई सरकारी और ग्रामीण स्कूलों में आज भी टॉयलेट्स में साफ पानी का लगातार आना ही एक बड़ा संघर्ष है। हाँ, ये जमीनी हकीकत तो है। वहाँ पीने का पानी मुश्किल से मिलता है, उबलता हुआ पानी मिलना तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल। और अगर बिना सही सफाई के कप का इस्तेमाल किया गया तो संक्रमण का खतरा और भी बढ़ जाएगा। तब तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसीलिए बायोडिग्रेडेबल पैड्स एक ऐसा मध्य मार्ग है जो स्वास्थ्य, पर्यावरण और जमीनी हकीकत तीनों पैमानों पर बिल्कुल सटीक बैठते हैं। ये तो बहुत ही तार्किक बात कही आपने। और अच्छी बात यह है कि पैड्स के निर्माण में भी अब ना एक बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। हाँ, बिल्कुल देखा जा रहा है। हमारे स्रोत बताते हैं कि पारंपरिक प्लास्टिक वाले पैड्स से अब कंपनियां तेजी से दूर जा रही हैं, जैसे नुआ, पीसेफ, सैनफे और कात्यायनी वेलनेस जैसे ब्रांड्स हैं। हाँ, ये सभी नए दौर के ब्रांड्स हैं। ये अब ऐसे पैड्स बाजार में ला रहे हैं जो पूरी तरह केमिकल मुक्त हैं। इनमें डायोक्सिन और कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं होता। ये बहुत जरूरी शिफ्ट है। और ये बैम्बू फाइबर यानी बांस के रेशे और ऑर्गेनिक कॉटन से बने होते हैं जो हाइपो एलर्जेनिक होते हैं। पता है, ये सामग्री में आया बदलाव कोई छोटी बात नहीं है। अच्छा, इसका इतना बड़ा असर है? हाँ, जब पैड्स को एकदम सफेद बनाने के लिए क्लोरीन से ब्लीच किया जाता है ना, जो नॉर्मल पैड्स में होता है। हाँ, तो उसमें से डायोक्सिन नाम का एक बेहद खतरनाक रसायन निकलता है। विज्ञान के अनुसार डायोक्सिन शरीर के हार्मोन्स को बिगाड़ सकता है। ओहो, सिर्फ पैड सफेद दिखाने के लिए इतना बड़ा रिस्क? बिल्कुल। और ये जो ऑर्गेनिक कॉटन वाले पैड्स होते हैं, ये इस ब्लीचिंग प्रक्रिया से मुक्त होते हैं। और अगर हम बैम्बू फाइबर की बात करें तो इसकी बनावट को माइक्रोस्कोप से देखने पर पता चलता है कि इसमें प्राकृतिक रूप से बहुत सूक्ष्म छेद होते हैं। अच्छा, माइक्रो होल्स? हाँ, ये छेद हवा के प्रवाह को बनाए रखते हैं। इसका मतलब है कि वो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो प्लास्टिक पैड में होता था, वो यहाँ पैदा नहीं होता। अरे वाह, मतलब त्वचा सांस ले पाती है। एग्जैक्टली, त्वचा सांस ले पाती है और बैक्टीरिया को पनपने के लिए वो गर्म और नमी वाला माहौल नहीं मिल पाता। यार, ये सब जानना तो बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ एक और बहुत बड़ी समस्या है। वो क्या? सही और बेहतरीन उत्पाद खरीद लेना तो केवल आधी लड़ाई है। असली स्वास्थ्य परिणाम तो इस बात पर निर्भर करते हैं ना कि उन उत्पादों का उपयोग कैसे किया जाता है। बिल्कुल सही बात पकड़ी आपने। उपयोग का तरीका बहुत मायने रखता है। मेडिकल गाइडलाइंस का एक बहुत ही कठोर नियम है कि एक सैनिटरी पैड को हर 4 से 6 घंटे में बदलना ही चाहिए। ये सबसे अहम नियम है। इसे ना एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति वर्कआउट करता है और उसके मोजे पसीने से पूरी तरह भीग चुके हैं। ठीक है। अब अगर वो व्यक्ति उन भीगे हुए मोजों को पूरे दिन पहने रहे तो पैरों की त्वचा का क्या हाल होगा? ओह, बुरा हाल हो जाएगा, है ना? वो त्वचा सांस नहीं ले पाएगी, फफूंद लगेगी और वहां बैक्टीरिया की दावत शुरू हो जाएगी। सैनिटरी पैड को 4 से 6 घंटे से ज्यादा पहने रखना बिल्कुल वैसा ही है। क्या बात है, ये तुलना बिल्कुल सटीक है ना? हाँ, जब एक ही पैड को लंबे समय तक शरीर से चिपका कर रखा जाता है तो वो क्षेत्र फंगल और बैक्टीरियल संक्रमण का एक आदर्श इंक्यूबेटर बन जाता है। मतलब बीमारियों का घर। बिल्कुल। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार पैड बदलने में लापरवाही बरतने के बहुत गंभीर परिणाम होते हैं। इनमें सबसे आम है ल्यूकोरिया। ये ल्यूकोरिया क्या होता है? इस स्थिति में शरीर से अत्यधिक सफेद पानी आता है, जिसके कारण भयंकर कमजोरी और थकान महसूस होती है। ओहो। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई का खतरा बहुत बढ़ जाता है। यूटीआई तो आजकल बहुत आम सुनने में आता है। हाँ, और यूटीआई होने पर पेशाब में तेज जलन होती है, बार बार टॉयलेट जाने की इच्छा होती है और पेट के निचले हिस्से में असहनीय दर्द होता है। लेकिन यार, बैक्टीरिया और संक्रमण की इस बात से एक बड़ा विरोधाभास सामने आता है मेरे दिमाग में। वो कैसे? देखो, मेडिकल डेटा और स्टे फ्री जैसे ब्रांड्स के शोध बताते हैं कि एक सामान्य पीरियड में पूरे चक्र के दौरान औसतन केवल 4 से 12 चम्मच यानी लगभग 20 से 60 मिलीलीटर ही ब्लीडिंग होती है। हाँ, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। तो जब स्राव की मात्रा इतनी कम है तो लोग पैड बदलने में इतनी देरी क्यों करते हैं? कई लोग तो पूरा पूरा दिन एक ही पैड लगाए रखते हैं। इसका मुख्य कारण है शरीर विज्ञान की अज्ञानता। मतलब लोगों को पता ही नहीं है। हाँ, और ये सोचना कि जब तक पैड पूरी तरह से खून से भर ना जाए तब तक उसे बर्बाद क्यों करना। ओह, वो पैसे बचाने वाली मानसिकता। एग्जैक्टली। लेकिन ये एक बहुत बड़ी और खतरनाक गलतफहमी है। यहाँ एक वैज्ञानिक तथ्य समझना जरूरी है। बताइए। शरीर के अंदर मेंस्ट्रुअल फ्लूइड पूरी तरह से साफ,
गंधहीन और स्टेराइल होता है। अच्छा, हाँ, मतलब अंदर कोई बदबू या इन्फेक्शन नहीं होता। हवा के संपर्क में आते ही उसकी रासायनिक संरचना बदलने लगती है। बिल्कुल, खून और पोषक तत्व जब हवा और शरीर की गर्मी के साथ मिलते हैं ना, तो वे बैक्टीरिया के लिए एक बेहतरीन खाना बन जाते हैं। ओह, मतलब वो बैक्टीरिया को इनवाइट कर रहा है। हाँ, तेजी से बैक्टीरिया वहां पनपने लगते हैं और तरल पदार्थ सड़ने लगता है। इसी ऑक्सीडेशन और बैक्टीरिया के कारण वो भयंकर दुर्गंध पैदा होती है। बाप रे, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। इसीलिए भले ही पैड पर एक बूंद भी ज्यादा दाग ना दिखे, भले ही स्राव बहुत कम हो, हाँ, 4 से 6 घंटे के बाद वहां बैक्टीरिया की एक पूरी बस्ती बस चुकी होती है। इसीलिए बहाव चाहे जितना भी कम हो, 4 से 6 घंटे का ये नियम किसी भी हाल में टूटना नहीं चाहिए। ये बहुत जरूरी जानकारी है। और हाइजीन के नाम पर एक और गलती बहुत आम होती जा रही है आजकल। कौन सी गलती? आजकल बाजार में कई तरह के खुशबूदार इंटीमेट वॉश और साबुन आ गए हैं। ओह हाँ, बिल्कुल। लोग संक्रमण से बचने और सफाई के नाम पर उन हिस्सों को रसायनों वाले साबुन से धोने लगते हैं। जी हाँ, और ये विज्ञान के बिल्कुल विपरीत है। मतलब ये फायदे की जगह नुकसान करता है। ये एक ऐसी गलती है जो फायदे के बजाय सीधा और बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाती है। कैसे? जैसा कि हमने पहले वो माइक्रोबायोम की बात की थी ना। हाँ, वो अच्छे बैक्टीरिया वाले पहरेदार। राइट, वजाइना एक सेल्फ क्लीनिंग अंग है। मतलब वो खुद अपनी सफाई कर लेता है। बिल्कुल, इसे अंदर से साफ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। जब कोई खुशबूदार साबुन या केमिकल का इस्तेमाल करता है तो वो वहां के प्राकृतिक पीएच संतुलन को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। ओह, तो वो जो साबुन है वो उन अच्छे पहरेदारों को ही मार देता है। एग्जैक्टली, साबुन उन लैक्टोबैसिलस पहरेदारों को मार देता है। और जब अच्छे बैक्टीरिया ही मर जाएंगे तो फंगस और संक्रमण तो बहुत तेजी से फैलेंगे ना। हाँ, दरवाजा तो खुला रहेगा बीमारियों के लिए। राइट, मेडिकल साइंस साफ कहता है कि बाहरी हिस्से की सफाई के लिए सिर्फ सादा पानी ही काफी है। सिर्फ सादा पानी? हाँ, किसी विशेष रसायन या खुशबूदार साबुन की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जानकारी वाकई आंखें खोलने वाली है। अब तक तो हमने बात की कि खराब उत्पाद और गलत उपयोग कैसे शरीर के पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन इस पूरी कहानी का ना एक और बेहद अहम पहलू है। जी बिल्कुल। वो है खराब निपटान यानी डिस्पोजल, जो हमारे ग्रह, हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। मतलब जब हम उत्पाद का इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसके बाद उसका क्या होता है? अगर हम इसे व्यापक नजरिए से जोड़कर देखें ना, तो हमारी व्यक्तिगत आदतें एक बहुत बड़े पर्यावरणीय संकट का कारण बन सकती हैं। वो कैसे? जैसे ऑलवेज जैसे प्रमुख ब्रांड्स हैं, उनकी गाइडलाइंस में सबसे बड़ा और न टूटने वाला नियम ये है कि सैनिटरी पैड को कभी भी फ्लश नहीं करना चाहिए। टॉयलेट में बहाना नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं। पैड्स तरल सोखने के लिए बने होते हैं। जब उन्हें टॉयलेट में बहाया जाता है तो वो पानी सोखकर फूल जाते हैं और सीवर लाइनों को पूरी तरह चोक कर देते हैं। हाँ, प्लम्बिंग की तो बैंड बज जाती होगी। सिर्फ प्लम्बिंग की समस्या नहीं होती, बल्कि पूरा गंदा पानी वापस बाहर आ सकता है, जो अपने आप में एक बड़ा पब्लिक हेल्थ रिस्क है। बिल्कुल सही तरीका तो यही है कि इस्तेमाल किए गए पैड को हमेशा उसके रैपर में या टॉयलेट पेपर में लपेटकर कूड़ेदान में ही डाला जाए। सही कहा। लेकिन यार, कूड़ेदान के बाद की कहानी और भी डरावनी है। हाँ, लैंडफिल वाली समस्या। एग्जैक्टली। अगर हम पारंपरिक डिस्पोजेबल पैड्स की बात करें तो उनमें 90% तक प्लास्टिक हो सकता है। 90%? हाँ, एक साधारण प्लास्टिक पैड को लैंडफिल में नष्ट होने में 500 से 800 साल तक लग सकते हैं। ओ माय गॉड, 800 साल! और तब भी वे पूरी तरह खत्म नहीं होते, बल्कि माइक्रोप्लास्टिक्स में टूटकर हमारी मिट्टी और पानी में जहर घोलते रहते हैं। ये तो बहुत खतरनाक है। जरा सोचिए, भारत की 36% आबादी हर दिन कितने पैड्स लैंडफिल में डंप कर रही है। जब 100% आबादी इनका उपयोग करने लगेगी तो कचरे का कितना बड़ा पहाड़ खड़ा हो जाएगा। यही कारण है कि अब पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों की ओर मुड़ना केवल एक चॉइस नहीं है, बल्कि समय की सख्त मांग बन गया है। बिल्कुल। जैसे रियूजेबल कपड़े के पैड्स हैं, जिन्हें सही तरीके से धोकर और धूप में सुखाकर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। धूप में सुखाना बहुत जरूरी है बैक्टीरिया मारने के लिए, राइट? एकदम सही। या फिर बैम्बू और कॉर्न स्टार्च पर आधारित जो बायोडिग्रेडेबल पैड्स आ रहे हैं आजकल। हाँ, जिनकी हमने पहले बात की थी, प्रकृति में आसानी से घुल मिल जाते हैं। और आपको याद है, हमने शुरू में सुप्रीम कोर्ट के